हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रीवियस सर। तो आज हम लोग जो कर रहे थे, हम लोगों का जो सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, डेट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज पावर इन इंडिया, तो उसका सेकेंड पार्ट लेकर मैं आया हूँ। तो आज यहाँ हम करने जा रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे लोकल रूलर के साथ किस किस वार लड़ना पड़ा, यानी कि क्या क्या वार लड़ना पड़ा। उसके बाद कंपनी का पावर, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाते। तो ये हमारा पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 कर चुके। उसे आप देख सकते हो कि हमारे इसका ही पार्ट 1 वीडियो में कि कौन कौन कंपनी आया था, किस तरह से इस्टाब्लिश किया था हम लोगों का फैक्ट्री हमारे इंडिया में। तो स्टार्ट करते आज के हमारे क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते स्ट्रगल फॉर टेरिटोरी, यानी कि वार विथ इंडियन रूलर। अब पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि कंपनी अपने एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ताकि इंडिया में क्या करने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, यानी कि इंडिया में अपना ट्रेडिंग जो फील्ड है उसे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हो कि आज की इंडिया में इंडियन रूलर के साथ अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं वो भी हम आज अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डिस्प्यूट बंगाल में बंगाल में किस किस लोकल रूलर के साथ। तो स्टार्ट करते फर्स्ट कि क्या रीजंस था बंगाल में आकर उन लोगों को लोकल रूलर के साथ लड़ना पड़ा, और लोकल रूलर्स क्यों ब्रिटिश के खिलाफ गए, जबकि वो लोग ट्रेड करने के लिए आया था इंडिया में, है कि नहीं। तो लोकल रूलर्स को क्यों लड़ना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो फर्स्ट रीज़न है क्या, इलीगल ट्रेड। इलीगल ट्रेड मीन्स जो औरंगजेब से क्या मिला था, फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का जो फरमान, यानी कि परमिशंस मिला था, उससे कंपनी का जो भी ऑफिशियल्स वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे, इलीगल ट्रेड कर रहे थे। ये एक मेन रीजंस था। उसके कारण से बंगाल का इकोनॉमी बहुत ही ख़राब होते जा रहे थे। रूइन मीन्स ख़राब, ख़त्म होते जा रहे थे। अब कोई भी इलीगल ट्रेड करेंगे तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट किसको पड़ने वाला है, बंगाल का इकोनॉमी को ही पड़ने वाला है ना। तो उसके बाद तीसरा है फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश। अब तीसरा रीज़न ये है, ब्रिटिश बंगाल में किला भी बना रहे थे, यानी फोर्ट बना रहे थे, एंड लोकल रूलर्स वर कन्फ्यूज्ड। वो लोग कन्फ्यूज्ड हो रहे थे कि ये लोग ट्रेड करने के लिए आए ये फोर्ट क्यों बना रहे हैं, या ट्रेड करने के लिए आए हैं कि रूल करने के लिए आए हैं। अब ये जो डाउट है लोकल रूलर को थोड़ा हो रहा था। एंड यही तीन मेन रीज़न से बंगाल में लोकल रूलर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वार होना। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अलीवर्दी खान को कि 1761 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान ने बंगाल का एज अ नवाब क्या किया, रूल किया। एंड 1756 तक अलीवर्दी खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही चेक किया, यानी कि एकदम से रूल्स एंड रेगुलेशंस में रखा, क्योंकि जो जिस तरह का मोनोपोली वो लोग कर रहे थे, तो उसे थोड़ा कंट्रोल करने का उसने बहुत ही ज़्यादा क्या किया, प्रयास किया। जहाँ तक वो बहुत ही कंट्रोल कर चुके थे। लेकिन 1756 में जब उसका डेथ हो गया, डेथ होने के बाद अब उसका प्लेस में सिराजुद्दौला क्या बन गए, बंगाल का नवाब बन गए। यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोगों को सिराजुद्दौला, एंड यहाँ पर अलीवर्दी खान, ठीक है। अब जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गए तो वो नया था, उसके साथ साथ वो उतना अनुभव भी उसके पास नहीं था, थोड़ा इमेच्योर था। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका और फ़ायदा उठाकर फिर से वो लोग क्या करने लगे, इलीगल ट्रेड करने लगे। और उसके साथ साथ फट भी बनाने लगे। उसके साथ साथ अब ऐसे बहुत सारा जो चीज़ वहाँ पर होने लगे जो बिल्कुल सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। नंबर 1 तो एकदम से उन लोगों ने सिराजुद्दौला को इजी वे में लिया कि ये तो नया नवाब है, कुछ नहीं जानता है। जब ये उन लोगों ने किया तो सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा वो लोग फट बना रहे थे, तो सिराजुद्दौला ने बोला कि ओके फर्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है,
लेकिन ओके वो लोग बना रहे थे ओके सिराजुद्दौला का कुछ नहीं सुन रहा था। तो यही रीज़न से ओके यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मेन रीज़न इलीगल ट्रेड, रुइन ऑफ ओके इकोनॉमी ऑफ बंगाल, ओके थर्ड वन इज फोर्ट ओके बिल्ड बाय द ब्रिटिश। ओके ये दीज आर द मेन 3 रीजन दैट लेड टू द वार बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल। नाउ नेक्स्ट उसी के कारण से क्या स्टार्ट हो गया, बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो गया। अब ये जो व्हाट इज बैटल ऑफ प्लासी ओके, जो प्लासी एक इट्स अ नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पर बैटल लड़ा था सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी कहते। तो उसका रीज़न क्या था, व्हाट वर द ओके कजेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ पर फिगर आप लोग देख सकते, ये कब लड़ा गया ओके फर्स्ट ये देखेंगे हम ओके कि ऑन 23 जून 1757 में ओके ये जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। एंड कौन कौन लड़े थे, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके लड़ा था। ब्रिटिश के तरफ से ओके कौन लड़े थे, एडमायरल वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव ओके। एंड मेन ओके कजेस क्या था वो हम ओके यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम लोग बैकग्राउंड ओके चेक करेंगे कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी ओके विच वाज फॉट ओके ऑन 23 जून 1757। तो बैकग्राउंड ओके वही था जो मैंने ओके आप लोगों को बताया। नंबर 1 तो इलीगल ट्रेड ओके, नंबर 2 कंस्ट्रक्शंस ऑफ फोर्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नंबर 3 ओके रुइनेशन यानी कि रुइन ऑफ बंगाल इकोनॉमी। और ओके वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अलीवर्दी खान ने ओके अपना जितना हो सकता है ओके उतना कोशिश किया इलीगल ट्रेड को रोकने का। एंड ब्रिटिश का जो मूव है ओके उसे चेक करने का ओके अपना 100% दे दिया। लेकिन तब तक तो ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ओके सुन रहे थे, क्योंकि ओके अलीवर्दी खान एक बहुत ही क्या था, ब्रेव जनरल था ओके, ब्रेव नवाब था। 1756 में जब ओके अलीवर्दी खान का डेथ हुआ उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बन गए, नवाब बन गए। अब वो नया था ओके या इसीलिए ओके वो तो था तो कि वो ब्रेव, लेकिन नया होने के कारण ओके उतना एक्सपीरियंस नहीं था उसमें, इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाकर ओके फिर से ब्रिटिश क्या करने लगे, इलीगल ट्रेड करने लगे, फट बनाने लगे ओके। तो अब इससे ओके गुस्सा आ रहे थे किसको, सिराजुद्दौला को। नाउ जब ओके सिराजुद्दौला ने बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करने के लिए, ये जो फोर्ट बना रहे थे फोर्ट विलियम में उसे रोकने के लिए बोला, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं सुना। उसके बाद ओके सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, उसके बाद वो जाकर ओके कासिम बाजार जो उस टाइम ब्रिटिश का कंट्रोल में था ओके उसे भी कैप्चर कर लिया। एंड फोर्ट विलियम को भी क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया ओके 20 जून में। अब जब ये न्यूज़ ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम हेडक्वार्टर कहाँ पर था, मद्रास में था। मद्रास यानी कि आज के दिन जो चेन्नई वहाँ पर था, सेंट जॉर्ज ओके वहीं पर जो फर्स्ट ओके उन लोगों ने फोर्ट भी बनाया था, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो वहाँ हेडक्वार्टर में ओके जब ये न्यूज़ ओके पहुँच गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब गुस्सा है। अब ओके उन लोगों ने किसको भेजा, एडमायरल वाटसन एंड क्लाइव को किसी भी हालत में ये कासिम बाजार और ओके ये जो फोर्ट विलियम ओके वो ब्रिटिश के हाथ में आना चाहिए ओके, यानी कि उसे किसी भी हालत में रिकैप्चर्ड करना है। उसके बाद ओके अब वार होना तो ओके तय था, यानी कि ओके ये 100% था। लेकिन ओके वार में मीर जाफर द कमांडर ओके जनरल और कमांडर चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, उसने क्या किया, धोखा दिया किसको, सिराजुद्दौला को, कि मीर जाफर को ओके ये बोला गया कि अगर उस दिन ओके 23 जून के दिन ओके वो वार में नहीं आएंगे तो सिराजुद्दौला को ख़त्म करने के बाद ओके मीर जाफर को क्या बना दिया जाएगा, ओके बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो ये प्रपोजल ओके मीर जाफर को ओके बहुत अच्छा लगा ओके, इसीलिए मीर जाफर ने धोखा दिया ओके किसको, सिराजुद्दौला को। 23 जून ओके 1757 में पूरा ओके राजा तो यानी कि नवाब सिराजुद्दौला तो ओके लड़ने के लिए चले गए, लेकिन ओके उसका जो आर्मी का ओके कमांडर ओके इन चीफ था मीर जाफर, वो तो नहीं आया ओके, वो नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली ओके उसका सेना भी नहीं आया, इसीलिए सिराजुद्दौला ओके हार गए बैटल ऑफ प्लासी में। यानी ओके इसे बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी कहते कि ये क्या था, प्री प्लान वार था ओके, पहले ओके ब्रिटिश क्या कर चुका था, जीत चुका था ओके, सिर्फ सिराजुद्दौला को ही याद नहीं था कि ओके उसके साथ क्या होने वाला है, धोखा होने वाला है। एंड ओके अब यहाँ पर देखते हम
कि कंस्पिरेसी ओके बाय मीर जाफर। उसके बाद ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ओके वो कहाँ पर है, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पर लड़ा गया था, और ये प्लासी कहाँ पर है, 22 माइल्स अवे फ्रॉम द मुर्शिदाबाद ओके। एंड उसके बाद सिराजुद्दौला के डेथ के बाद मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया ओके। एंड मीर जाफर ओके नवाब तो बन गए, लेकिन उसके पास ओके कोई पावर नहीं था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला यानी कि ओके आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन ओके नवाब का कोई पावर नहीं था ओके। वो सिर्फ एक नॉमिनल नवाब बन के ओके रहा गया। बाद में जाकर ओके ये चीज़ उसे अच्छा नहीं लगा ओके। एंड जब वो अपना पावर यानी कि अधिकार को ओके हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बात फिर ओके ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ओके उसे चेंज करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया ओके। सिराजुद्दौला के बाद यहाँ पर देखिए मीर जाफर बन गए बंगाल का नवाब। अब जब मीर जाफर थोड़ा ओके ब्रिटिश के खिलाफ जाने लगे, तो उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का क्या कर दिया, नवाब बना दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश ओके बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बंगाल का नवाब होके उन लोगों को क्या करे, इंटरफेयर करे। तो मीर कासिम ओके नवाब बनने के बाद ओके अब फिर से ओके प्रॉब्लम शुरू हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओके नवाब ऑफ बंगाल के बीच, क्योंकि मीर कासिम ओके मीर जाफर जैसे नहीं थे, वो बहुत ही एम्बिशियस था ओके, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। तो ओके इसीलिए फर्स्ट उसने क्या किया कि अपना जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से ओके मंगायर में क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके उसे क्या ना करे, इंटरफेयर ना करे। वो ब्रिटिश ओके ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेयर से ओके वो बचना चाहते थे, उसका कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। अगर उसका कंट्रोल में रहा तो ओके उसके पास कुछ पावर नहीं रहेगा, है कि नहीं। नवाब होने का कोई भी फायदा ही नहीं होगा ओके, कोई पावर ही ओके उसके पास नहीं रहेंगे, तो ओके नवाब का होने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए ओके फर्स्ट उसने क्या किया कि हम क्या करेंगे, कैपिटल को ही चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ओके अब जब ओके वो अपना कैपिटल भी चेंज कर लिया, तो ब्रिटिश ओके अब डाउट करने लगे कि ओके ये क्यों ओके कैपिटल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ओके वो अपना आर्मी भी क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। अब यहाँ से और ज़्यादा ओके डाउट ब्रिटिश को हो रहा था ओके। एंड जब ब्रिटिश कह रहे थे ओके नवाब को, तो नवाब नहीं सुन रहे थे, तो इसीलिए ओके सेकेंड यहाँ पर बैटल लड़ना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के नवाब के साथ। उसे हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। एंड ये कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 में ओके। कौन कौन लड़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ओके हेक्टर मुनरो ओके, एंड दूसरे तरफ से ओके मीर कासिम हो गया, नवाब ऑफ ओके बंगाल, उसके साथ साथ नवाब ऑफ औध शुजाउद्दौला हो गया। एंड उसके बाद ओके मुगल का एम्पायर उस टाइम था शाह आलम सेकेंड, यानी कि मीर कासिम ओके शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड ओके, तीन एक हो गए एंड एक होकर ओके ब्रिटिश के खिलाफ ओके लड़ने के लिए रेडी हो गए। और उसी ओके बैटल को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, जो कब लड़ा गया था, 1764 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम तक तो ओके बहुत ही पावरफुल हो चुका था, इसीलिए फिर से नवाब ऑफ बंगाल यानी कि मीर कासिम, उसके साथ साथ शुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड को ओके ये वार क्या करना पड़ा, हारना पड़ा। हारने के बाद ओके क्या करना पड़ा, यहाँ पर हम देखते। हारने के बाद उन लोगों को एक ट्रीटी साइन करना पड़ा, जिसको हम कहते ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो साइन किया गया था 1765 में, ठीक है। तो 1765 में जो ट्रीटी साइन किया गया, तो उस ट्रीटी के तहत ओके यहाँ पर देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड ऑन 16 अगस्त 1765 ओके, मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड एंड ओके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। क्योंकि ओके मुगल एम्पायर ओके, क्योंकि उस टाइम तो ओके बड़ा जो एम्पायर था वो हमारे इंडिया में मुगल ही था। अब ओके बंगाल का नवाब तो ओके क्या हो चुके, ख़त्म हो चुके। तो शाह आलम सेकेंड के साथ ओके ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या किया गया, साइन किया गया। तो इसमें ओके क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर, दिस ट्रीटी मार्क द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओके ब्रिटिश इन इंडिया, यानी कि ओके इसने इजाज़त दे दिया
कि अब ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का ओके पॉलिटिकल मैटर में, यानी कि ओके जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन से ओके वहाँ पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। कैसे इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ओके यहाँ पर देखिए कि उन लोगों को बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में ओके राइट ऑफ दीवानी यानी कि कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, ये अधिकार ओके उन लोगों को मिल गया। किसको मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके किसके तहत, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको हम बोलते राइट ऑफ दीवानी बोलते हैं। आउथ जो था ओके वो शुजाउद्दौला को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ओके उसके बदले में इलाहाबाद ओके एंड कोरा लिया गया शुजाउद्दौला से। उसके साथ साथ शुजाउद्दौला को ये भी बोला गया कि ओके उसे कितना भरना है, 50 लाख ऑफ रुपीस। ओके किसके लिए, वार इंडेमिनिटी, यानी कि वार में जो भी खर्च आए ओके उसका जो भरपाई होगा वो कौन भरेंगे, भरपाई करेंगे, आउथ का नवाब शुजाउद्दौला। एंड ओके ये अलायंस मेड द नवाब डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट ओके इन इंडियन हिस्ट्री। अब इसके बाद ओके ये जो अलायंस ओके इसके बाद तो बंगाल का जो भी नवाब बने एंड ओके यहाँ पर आउथ का जो भी नवाब है ओके वो सब नवाब किसके कंट्रोल में आ गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए। अब ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहेंगे ओके उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये हो गया ओके बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ओके लड़ा गया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे ओके ये तो बंगाल तो ओके अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया है। अब मैसूर को ओके कैसा लाया गया ओके अपना कंट्रोल में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते एंग्लो मैसूर वार। तो एंग्लो मैसूर वार क्या है, सिंपल ओके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के साथ जो वार लड़े हैं 1767 से लेकर 1799 ओके बीच, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। फर्स्ट ओके वो हैदर अली के साथ लड़े, उसके बाद उसका बेटा ओके टीपू सुल्तान के साथ लड़े, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। नाउ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ओके हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को मैसूर। एंड एंग्लो ओके बोलने से ब्रिटिश हो गया, ओके ब्रिटिश को एंग्लो भी कहते। तो हैदर अली का ओके स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेक्स्ट मेनी रीजन इन साउथ ओके इंक्लूडिंग बिंदुर ओके कनारा ओके सेरा मालाबार ओके सुंदा एंड ओके उसे सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। He was supported by the French East India Company in training his army which alarmed the British। ओके जो ब्रिटिश को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, ओके ब्रिटिश को डाउट हो रहा था क्योंकि ओके साउथ इंडिया में मैसूर ओके बहुत ही पावरफुल होते जा रहे थे, बहुत सारा ओके टेरिटरी भी वो लोग कैप्चर कर रहे थे। एंड उन लोगों का जो आर्मी था ओके वो आर्मी को कौन ट्रेनिंग दे रहे थे, फ्रेंच का ओके ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। यू नो डैट कि ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ओके पहले से ही नहीं बनते थे, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओके मराठा के साथ ओके निज़ाम ऑफ हैदराबाद साथ ओके मिलकर मराठा के ऊपर क्या कर दिया, हमला बोल दिया, यानी कि ओके वार डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हैदर अली जो बहुत ही ब्रेव था ओके वो उसका ये जो स्किलफुल ओके डिप्लोमेसी के कारण से ओके मराठा एंड निज़ाम को ओके अपने तरफ कर लिया। उसके बदले में ओके मराठा को ओके वो बहुत सारा ओके पे करने के लिए भी क्या हो गया, रेडी हो गया। लेकिन ओके ये वार कंटिन्यू चलते रहे। ओके उसके बाद हैदर अली ने ओके अपना क्या कर लिया, जो भी ओके वार करने का यानी कि ओके जो भी अपना स्ट्रैटेजी ओके उसे चेंज करके ओके एकदम से वो मद्रास ओके यानी कि जहाँ पर ब्रिटिश का क्या था हेडक्वार्टर था ओके वहाँ पर ओके डायरेक्ट वो चले गए। उसके बाद ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, ओके अपना हार क्या करना पड़ा, स्वीकारना पड़ा। उसके बाद फॉलोइंग कंप्लीट चाओस एंड पैनिक इन मद्रास English were forced to conclude a very humiliating treaty with the Hyder on April 4, 1769 ओके जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास which brought an end to the war। ओके तो कंटिन्यूली ये वार हो रही थी। ओके अचानक से ओके हैदर अली ने ओके अपना स्ट्रैटेजी क्या कर दिया, बदल दिया और सीधा ओके वो डायरेक्ट ओके ब्रिटिश के हेडक्वार्टर यानी कि मद्रास में ओके वो अटैक करने के लिए चले गए। जब ये ब्रिटिश को चला याद हुआ ना तो फिर ओके ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, अपना हार को एक्सेप्ट करना पड़ा। एंड ओके वहीं से हमारे ट्रीटी ऑफ ओके मद्रास के तहत ये हमारे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते। एंड
जितना भी कॉन्क्यूर्ड टेरिटोरीज था ओके वो रेस्टोर किया गया ओके एक आपस में ओके वो लोग संधि के थ्रू यही किए जाते। एंड इट वाज आल्सो एग्रीड कि दोनों में ओके एकदम एग्रीड हो गया, यानी कि ओके एक बातचीत हो गया कि इन टाइम ऑफ नीड ब्रिटिश भी ओके मैसूर को यानी कि हैदर अली को सपोर्ट करेंगे एंड हैदर अली भी ओके किसको सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे ओके। तो इस तरह का संधि से ओके ये हमारे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार क्या हो जाते, खत्म हो जाते। नाउ सेकंड एंग्लो मैसूर वार ओके फिर कैसे स्टार्ट हो गया ओके, अब तो दोस्ती हो गया ओके दोनों, फिर भी ओके फिर कैसे ओके ये वार स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर देखिए मराठा ने फिर से ओके मैसूर में 1771 में क्या किया, अटैक किया एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ओके क्या करना था, मैसूर को यानी कि हैदर अली को सपोर्ट करना था, लेकिन सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट तो नहीं किया ओके, बदले में ओके उन लोगों ने क्या किया कि ये जो माहे है जहाँ पर ओके फ्रेंच का ओके डोमिनेंस है, यानी कि ओके फ्रेंच के कंट्रोल में था और फ्रेंच एंड ओके हैदर अली का तो बहुत ही क्या था, अच्छा रिलेशंस था। एंड ओके वही माहे एक पोर्ट ओके वहीं से बहुत सारा आर्मीज ओके जो भी वेपन्स होता है ओके वो हैदर अली के लिए वहीं से आते थे, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। तो वहाँ से ओके एकदम आइडिया ऑफ विजन्स क्लियर हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब उसका दोस्त नहीं है ओके, वो क्या है, दुश्मन है। नहीं तो ओके उसे सपोर्ट के लिए आना चाहिए था ओके, लेकिन सपोर्ट में तो नहीं आया, लेकिन ओके उसने क्या कर दिया, माहे को कैप्चर कर दिया ओके। इसके बाद हैदर अली फॉर्ज एन अलायंस विद निजाम एंड द मराठास ओके एंड डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन आरकोट। हैदर अली ओके उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं कि मराठा ओके जब मैसूर के ऊपर फिर से अटैक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आ जाना चाहिए था ओके किसको सपोर्ट करने के लिए, मैसूर के लिए, मैसूर के सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सपोर्ट तो दूर की बात ओके, वो तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ओके टीपू सुल्तान सॉरी हैदर अली का जो भी प्लेसेस था ओके उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे। तो इससे तो सीधा हो गया, क्लियर हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर को ओके आगे बढ़ती हुई देखना नहीं चाहती, इसीलिए हैदर अली ने भी ओके अब ठान लिया कि ओके अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी ही हम क्या करेंगे, निभाएंगे। लेकिन वार हो रहा था ओके, तो बीच में ओके उसका क्या हो गया, डेथ हो गया बुखार की वजह से ओके, हैदर अली का डेथ हो जाते 1782 में। उसके बाद उस वार को कंटिन्यू रखते ओके टीपू सुल्तान, ठीक है। सर आयरी कोटी ओके हु हैड अर्ली डिफीटेड हैदर अली मेनी टाइम्स एंडेड द वार इनकंक्लूसिवली ओके विद द ट्रीटी ऑफ मंगलर। तो यहाँ पर उस टाइम सर आयरी कोटी ओके ब्रिटिश का कमांडर ओके जो था ओके, तो वो बहुत बार हैदर अली को क्या कर चुके थे, सॉरी टीपू सुल्तान को ओके हरा चुके थे। तो बाद में जाकर ओके ये जो वार था ओके इनकंक्लूसिवली यानी कि ओके कोई ठोस ओके रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आया ओके उससे वैसे ट्रीटी ऑफ मंगलर के थ्रू क्या कर दिया गया, ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार को ख़त्म कर दिया गया। कब, 11 मार्च 1784 में ओके। उसके बाद दोनों में ओके एक संधि ट्रीटी ऑफ मंगलर के थ्रू ओके उन लोगों ने जो भी प्रिजनर्स को क्या किया था, इम्प्रिजेंट किया था ओके, वो भी वापस करने के लिए रेडी हो गए एंड जो ओके टेरिटोरी कैप्चर किया था वो वापस करने के लिए रेडी हो गए। तो इसी तरह से ओके ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 ओके 92। अब यहाँ पर क्या होते देखिए, टीपू सुल्तान वांटेड टू एक्सपांड हिज किंगडम ओके एंड उसका जो फ्रेंडली रिलेशंस था फ्रेंच के साथ वो ओके ब्रिटिश को बिल्कुल क्या नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहे थे ओके, बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुश नहीं था। फिर से ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा के साथ क्या किया, एलाइट किया ओके, और उसके बाद मैसूर के ऊपर ओके टीपू सुल्तान के ऊपर क्या बोल दिया, वार ओके डिक्लेयर कर दिया। अब इस टाइम टीपू सुल्तान को ओके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मदद नहीं मिला, क्योंकि फ्रांस में भी क्या हो रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशंस हो रहा था ओके 1789 में। फ्रांस में ही ओके फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ ओके एजिटेशंस यानी कि ओके रिवोल्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए ओके, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ओके, इसके लिए वहाँ पर लोग ओके जब रेवोल्यूशंस कर रहे थे
तो उसे सप्रेस करने के लिए अब फ्रांस को ही ओके बहुत सारे आर्मी का ज़रूरत पड़ रहा था, इसीलिए ओके जो भी आर्मी था वो सब वहाँ पर फ्रांस रेवोल्यूशंस को सप्रेस करने में लगा हुआ था। अब इंडिया में उसी टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा के साथ ओके मिलकर मैसूर के ऊपर वार क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। इसीलिए ओके अब टीपू सुल्तान कमज़ोर पड़ गए। हालांकि ओके कमज़ोर तो नहीं, ओके वो ब्रेव था, उसके पास ओके आर्मी भी बहुत सारा था, लेकिन ये जो 3 फोर्सेस है ओके उसके साथ वो नहीं टिक पाया, इसीलिए ओके वो हार गए। हारने के बाद टीपू सुल्तान के साथ ये जो श्रीरंगपट्टनम है ओके वहाँ पर एक ट्रीटी साइन किया गया 1792 में। एंड वो जो ट्रीटी ओके उसके तहत टीपू सुल्तान को अपना बहुत सारा टेरिटोरीज क्या करना पड़ा, खोना पड़ा, क्योंकि वो सब टेरिटोरीज ओके किसने बांटा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ओके मराठा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ओके वो टेरिटोरी बांटा गया। उसके साथ साथ टीपू सुल्तान को वार इंडेमनिटी यानी कि ओके जो भी खर्च आया है वार के दौरान वो भी भरने के लिए बोला गया। सो उसके साथ साथ ओके उसे अपना 2 बेटा भी क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा ओके एज अ हॉस्टेज। हॉस्टेज मीन्स यू नो डैट बंधक ओके, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ पर फोटो में दिख रहा है ओके, यहाँ पर जो टीपू सुल्तान का ओके जो बेटा है ओके इस तरह का, यानी कि बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन किया गया टीपू सुल्तान के साथ ओके। बहुत ही बुरा लगा ओके टीपू सुल्तान को जब ओके वो ये वार क्या गए, हार गए। हारने के बाद ओके एक नंबर तो उसका बहुत सारा टेरिटोरी ओके हाथ से चले गए, उसके साथ साथ ओके बहुत सारा पैसे उसे भरना पड़ा एज अ वार इंडेमनिटी। उसके साथ साथ ओके अपना बेटा भी ओके उसे एज अ हॉस्टेज ओके सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जब ये सब हुआ ओके तो उसे बहुत बुरा लगा ओके, एंड उसका ओके घर में यानी कि उसका जो रानी ओके क्वीन ओके और ज़्यादा ओके बुरा माने इस चीज़ से ओके, एज अ रूलर यानी ओके एज अ किंग अपना ओके बेटा को ओके नहीं बचा पाया ओके, इस तरह का ओके बहुत सारा वहाँ पर सवाल उठे। तो ये चीज़ ओके टीपू सुल्तान को ओके बहुत अंदर तक ओके उसे लगा था ओके, अंदर से ओके वो कह रहे थे कि ओके एक दिन तो हम क्या करेंगे ओके इसका रिवेंज तो ले ही लेंगे ओके, पक्का लेंगे। इसीलिए यही एक मेन रीज़न था कि 4th एंग्लो ओके मैसूर वार ओके 1799, सॉरी ये ओके मैसूर है नॉट मराठा, मैसूर ओके मराठा नहीं है। तो 4th एंग्लो मैसूर वार 1799 में ओके लड़ा गया टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो रीजन तो ओके कजेस तो वही हो गया ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट कितना ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ओके साइन किया गया था टीपू सुल्तान के साथ in the treaty of Seringapatam okay after the defeat of Tipu Sultan in the 3rd Anglo-Mysore war। so धीरे धीरे ओके टीपू सुल्तान अपना आर्मी क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रहे थे फिर से ओके विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, है कि नहीं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ओके हमेशा मैसूर को हैदर अली को भी ओके उतना ही सपोर्ट किया था एंड टीपू सुल्तान को भी ओके उतना ही सपोर्ट कर रहे थे। एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना ओके आर्मी धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे ताकि वो क्या कर सके, रिवेंज ले सके। उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल था ओके लॉर्ड वेलेस्ली ओके। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को फोर्स किया क्या एक्सेप्ट करने के लिए, सब्सिडायरी अलायंस क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो सब्सिडायरी अलायंस क्या ओके वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए सब्सिडायरी अलायंस ओके एक प्रोविजंस था, एक पॉलिसी था विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। एंड अकॉर्डिंग टू सब्सिडायरी अलायंस ओके सब्सिडायरी अलायंस के तहत जो स्टेट ओके सब्सिडायरी अलायंस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो वो दोस्त हो जाएगा किसका, ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटिश उसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छे बात है ओके, लेकिन उसके बदले में उसका जो स्टेट यानी कि उसका जो टेरिटोरी है वहाँ पर ब्रिटिश का ओके रेसिडेंट रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ओके ब्रिटिश का आर्मी भी ओके वहाँ पर रहेगा क्या करने के लिए, उस स्टेट को प्रोटेक्शंस देने के लिए। और ओके इसमें जो भी खर्च आएगा वो सब खर्च ओके वही स्टेट क्या करेंगे, भरेंगे ओके। उसके साथ साथ ओके ब्रिटिश को फिर क्या भी करना होगा, रेवेन्यू भी पे करना होगा ओके। तो ये था यानी कि सब्सिडायरी अलायंस का ओके चौथा ओके प्रोविजन है कि वो जो स्टेट सब्सिडायरी अलायंस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो
किसी के साथ दोस्ती भी नहीं कर सकते और ओके दुश्मनी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए सब्सिडाइरी अलायंस का प्रोविजंस क्या था। सब्सिडाइरी नंबर 1, वहां पर ब्रिटिश का रेसिडेंट होगा। नंबर 2, ये 4 चीज। सपोज मान लीजिए ओके ये स्टेट हो गया, ओके इस स्टेट ने सब्सिडाइरी अलायंस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस स्टेट में ओके ब्रिटिश का रेसिडेंट रहेंगे एंड ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ओके ये ब्रिटिश और ये जो ओके स्टेट के अंदर ओके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके अगर ओके इसे किसी के साथ दुश्मनी निभानी है तो वो भी ओके किसी के साथ लड़ाई करना है, उसके लिए भी ओके कंपनी का सजेशन चाहिए। ओके अगर कंपनी हाँ कहेंगे तब वो लड़ेंगे, हाँ नहीं कहेंगे तो ओके नहीं लड़ेंगे। दूसरा चीज़ होगी अगर ये स्टेट दूसरे स्टेट के साथ क्या करना चाहते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस करना चाहते हैं, इसके लिए भी ओके किससे पूछना होगा, ब्रिटिश को ही पूछना होगा। एंड ओके सेकेंड ओके उसे क्या भी करना होगा, इसे रेवेन्यू भी पे करना होगा। एंड यहाँ पर ओके आर्मी रखा जाएगा ब्रिटिश का एंड ये आर्मी का जो भी खर्च होगा ओके यही स्टेट क्या करेंगे, उठाएंगे। उसके साथ साथ ओके यहाँ पर थोड़ा ओके कंपनी सजेस्ट कोई भी जो भी करना है ओके इस स्टेट को वो किससे पूछ कर ही करेंगे, ब्रिटिश को पूछ कर ही करेंगे। तो ये प्रस्ताव हो गए यानी कि ये प्रपोजल्स होके टीपू सुल्तान को देंगे। तो टीपू सुल्तान मानेंगे नहीं, टीपू सुल्तान तो ओके पहले से ही एंग्री में ओके बहुत गुस्से में कि वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिवेंज लेना चाहते हैं उसके साथ, तो है कि नहीं। तो टीपू सुल्तान ने ओके एक्सेप्ट नहीं किया सब्सिडाइरी अलायंस को। जब ओके एक्सेप्ट नहीं किया तब ब्रिटिश ऑब्वियसली ओके गुस्से में आ गए। फिर से ओके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ओके फिर से एलाइट करके टीपू सुल्तान को हरा दिया, लेकिन इस टाइम टीपू सुल्तान को ही ओके ख़त्म कर दिया। एंड ये जो हमारे 4th एंग्लो यानी कि लास्ट एंग्लो मैसूर वार है ओके इसने ब्रिटिश को क्या बना दिया, अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ साउथ बना दिया। क्योंकि साउथ में ओके सबसे ज़्यादा पावरफुल ओके रूलर्स यानी कि रूलर और ओके किंगडम जो ओके बन रहे थे वो मैसूर बन रहे थे। ओके एकदम पावरफुल ओके होते जा रहे थे वो, इसीलिए तो ओके यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे क्या करना चाहते थे, हराना चाहते थे, ओके ख़त्म करना चाहते थे, ताकि ओके उसके खिलाफ यानी कि ओके वो जैसे ओके पावरफुल इस इंडिया में कोई भी ना रहे। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा का ओके सहारा लेकर उन लोगों का ओके इस्तेमाल करके उन लोगों ने ओके फाइनली मैसूर को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान ओके इन द 4th एंग्लो मैसूर वार, वहाँ पर हिंदू रॉयल डायनेस्टी का ओके एक लड़का था, उसे मैसूर का रूलर घोषित कर दिया गया। ओके एंड मैसूर अब एक क्या बन गए, सब्सिडाइरी ओके अलायंस का एक हिस्सा बन गए यानी कि पार्ट बन गए। यानी कि जो रूलर बना उस रूलर को बोला गया कि ओके तुम आज से मैसूर का रूलर, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, सब्सिडाइरी अलायंस को एक्सेप्ट करना होगा। एंड व्हाट इज सब्सिडाइरी अलायंस, ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके सो 4th एंग्लो मैसूर वार में ओके हम लोगों ने देखा कि टीपू सुल्तान रिवेंज लेना चाहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो इसके लिए ओके वो अपना आर्मीज को क्या कर रहा था, स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ओके किसके हेल्प के कारण से, ओके किसके हेल्प से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी ओके मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान को मदद कर रहा था। एंड धीरे धीरे ओके टीपू सुल्तान स्ट्रॉन्ग भी हो रहे थे, ओके अपने आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन बाद में जब ओके लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को सब्सिडाइरी अलायंस एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया तो टीपू सुल्तान ने नहीं माना। तो यही एक मेन रीज़न बन गया 4th एंग्लो मैसूर वार का। एंड 4th एंग्लो मैसूर वार में निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ओके ब्रिटिश ने हाथ मिलाया और उसके बाद
टीपू सुल्तान के साथ ओके फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हो गया 1799 में। ओके इस टाइम टीपू सुल्तान मारा गया एंड मरने के बाद हमारे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाते। अब मैसूर किसके कंट्रोल में आ गए? ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। तो वहाँ का राजा ओके उन लोगों ने किसको बना दिया? किसी एक हिंदू ओल्ड हिंदू ओके रॉयल डायनेस्टी का एक लड़का था ओके उसे बना दिया एंड मैसूर को भी सब्सिडायरी अलायंस के ओके अंडर लाया गया। इस तरह से ओके मैसूर को ब्रिटिश ने क्या कर दिया? अपना कंट्रोल में लिया और ओके ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर ओके ब्रिटिश खुद ओके कंट्रोल करना नहीं चाहते, मैसूर को भी ओके अपना कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद वहाँ पर ओके किसी को रख दिया एज अ पपेट रूलर और टिट्यूलर नॉमिनल ओके रूलर रख दिया। बाकी जो भी स्टेट ओके इंडिया में वो लोग कैप्चर कर रहे थे वहाँ पर ओके वो खुद रूल नहीं कर रहे थे, वहाँ पर किसी एक पपेट रूलर को ओके रख रहे थे, नॉमिनल रूलर को। लेकिन ओके उस रूलर को एंड उस स्टेट को ओके किसके कंट्रोल में रहना है? ब्रिटिश के कंट्रोल में रहना है। तो इस तरह से ओके वो लोग धीरे धीरे ओके अब हमारे इंडिया में क्या कर रहे थे? अपना पावर ओके एंड कंट्रोल क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। ओके तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। ओके फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।